हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। आज है 20 जनवरी 2025 और हम बात करेंगे रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं उन एग्जाम्स में जो करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। साथ ही साथ उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उन इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी कवर किया जाता है। तो अगर इसके लिए अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथ ही साथ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए। बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ, बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स जो इंडेक्स 2025 जारी किया गया अभी, जो कि क्यूएस के द्वारा जारी किया जाता है वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स, इसमें डिजिटल कौशल के लिए भारत को कौन सा स्थान मिला हुआ है, यानी कि श्रेणी कौन सी है, डिजिटल कौशल की श्रेणी है और इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि भारत को दूसरा स्थान मिला हुआ है। डिटेल में अगर हम इसके बारे में बात करें, जो कि क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स है, इस सर्वे में भारत सेकंड पोजीशन पर है। तो हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है, यानी कि फर्स्ट पर कौन है, फर्स्ट पर है यूएसए और सेकंड पर आ गया है अपना प्यारा भारत। ये जो लिस्ट है या ये जो इंडेक्स है ये 16 जनवरी 2025 को जारी किया गया। इसमें भारत फ्यूचर ऑफ वर्क की कैटेगरी में दूसरे स्थान पर रहा है, यानी कि अगर पूछा जाएगा कि किस कैटेगरी में भारत सेकंड पोजीशन पर रहा, क्योंकि कई सारी कैटेगरियों में ये जो लिस्ट है, ये जो रैंक है, ये जारी की जाती है, ये इंडेक्स जारी किया जाता है। तो उसमें एक कैटेगरी होती है, एक श्रेणी होती है फ्यूचर ऑफ वर्क। तो उस श्रेणी में, उस कैटेगरी में भारत सेकंड पोजीशन पर रहा है। स्किल फिट में अगर बात की जाए तो स्किल फिट में भारत 37वें स्थान पर, शैक्षणिक तत्परता में 26वें स्थान पर और आर्थिक परिवर्तन में 40वें स्थान पर रहा है। ये अलग अलग श्रेणियों या अलग अलग कैटेगरी में जो भारत है उसकी पोजीशन रही है। रिपोर्ट एक ही है, वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स, और इसमें ये श्रेणियां हैं और इस श्रेणियों में भारत की क्या पोजीशन रही उसके बारे में बात की गई है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से कब 8वें वेतन आयोग को जो आयोग बना हुआ है इसको लागू होने की संभावना है, यानी कि जो 8वां वेतन आयोग है इसको जारी किया गया, ये कह सकते हैं केंद्र के द्वारा इसको मंजूरी मिल गई है। तो इसके लागू होने की संभावना कब है, यानी कब तक ये लागू होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 1 जनवरी 2026 से इसके लागू होने की उम्मीद जताई जा रही है। कि बताया जा रहा है कि जो 8वां वेतन आयोग है ये 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। डिटेल में अगर हम इसके बारे में चर्चा करें तो हाल ही में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए मंजूरी दे दी है। ये 16 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई जो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक थी उसमें इस 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी गई है। और जो 7वां वेतन आयोग जो वर्तमान में चल रहा है इसका समय है दिसंबर 2026 तक, यानी कि ये दिसंबर 2026 तक इसका समय है। और फिर जो 8वां वेतन आयोग होगा वो 1 जनवरी 2026 से लागू कर दिया जाएगा। यानी कि बात करें अगर तो दिसंबर 2025 तक कह सकते हैं, यहाँ 26 हो गया है, दिसंबर 2025 तक ये 7वें वेतन आयोग का समय है, तब तक ये लागू रहेगा। फिर जब 1 जनवरी 2026 आएगी तब से 8वां वेतन जो आयोग है वो लागू हो जाएगा। बात करें अगर हर एक वेतन आयोग का जो समय होता है वो 10 साल का होता है, यानी कि जो 7वां वेतन आयोग है वो 1 जनवरी 2016 को लागू किया गया था, यानी 2016 1 जनवरी को लागू किया गया था। और फिर ये 10 साल बाद 1 जनवरी 2026 को जो 8वां वेतन आयोग है ये लागू किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ नौसेना नागरिकों का वर्ष समारोह आयोजित किया है, यानी कि जो भारतीय नौसेना दिवस आयोजित किया गया इसके अवसर पर नौसेना नागरिकों का जो वर्ष है इस समारोह का आयोजन कहां पर किया गया। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि नई दिल्ली में इस समारोह का आयोजन किया गया। इसके बारे में अगर हम बात करें तो भारतीय नौसेना ने नेवी सिविलियन का वर्ष का जो आयोजन है वो डॉक्टर DS कोठारी ऑडिटोरियम DRDO भवन नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। बात करें अगर भारतीय नौसेना दिवस की तो भारतीय नौसेना दिवस हर वर्ष हम 4 दिसंबर को मनाते हैं, यानी 4 दिसंबर को ये मनाया जाता है भारतीय नौसेना दिवस। जो नौसेना दिवस है ये भारतीय नौसेना की शक्ति, साहस और राष्ट्र के प्रति जो समर्पण है उसका प्रतीक है, इसके लिए ये मनाया जाता है। भारतीय नौसेना के बारे में बात करें
तो 1612 ईस्वी में ये अस्तित्व में आई थी, यानी भारतीय नौसेना जो है ये 1612 ईस्वी में अस्तित्व में आई थी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने रॉयल इंडियन नेवी नाम से नौसेना बनाई थी। यानी कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, इन्होंने रॉयल इंडियन नेवी के नाम से नौसेना बनाई थी 1612 ईस्वी में। फिर आगे चल करके इसी का नाम बदल करके सन 1950 के आसपास जब भारत जब स्वतंत्र हो गया, उसके बाद 1950 में इसका नाम बदल करके भारतीय नौसेना कर दिया गया था। इससे भी पुराना इतिहास है भारतीय नौसेना का, क्योंकि अगर आप इतिहास देखें तो शिवाजी जो थे, मराठा शिवाजी, इन्होंने भी नौसेना रखी हुई थी। साथ ही साथ अगर आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहाँ के जितने भी शासक रहे, लगभग चाहे चोल साम्राज्य हो, पांड्य वंश हो, इनकी जो भी सेना थी उसमें भी कहीं ना कहीं जो सेना का जो हिस्सा था उसमें कुछ हिस्सा नौसेना के रूप में भी रहता था। तो भारत में नौसेना का जो इतिहास है काफ़ी ज़्यादा पुराना माना जाता है। लेकिन अगर हम ठोस तरीके की बात करें तो भारतीय जो नौसेना है ये 1612 ईस्वी में अस्तित्व में आई थी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे रॉयल इंडियन नेवी नाम दिया था, और फिर 1950 में इसका नाम बदल करके भारतीय नौसेना कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पहली बार सेना दिवस परेड को आयोजित किया गया? यानी किस जगह पर पहली बार सेना दिवस का जो परेड है उसका आयोजन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि पुणे में पहली बार सेना दिवस परेड को आयोजित किया गया। इसके बारे में डिटेल में अगर हम बात करें तो हाल ही में वर्ष 2025 में पुणे में पहली बार परेड का भव्य आयोजन किया गया। इससे पहले बात करें तो इससे पहले जो भी परेड होती थी, पुणे जो भी परेड होती थी वो नई दिल्ली में संपन्न की जाती थी, दिल्ली में इसको आयोजित कराया जाता था। लेकिन पहली बार 2023 में इसे बेंगलुरु में और फिर 2024 में इसे लखनऊ में आयोजित किया गया, और इस बार ये पुणे में आयोजित की जा रही है। अगर हम परंपरागत रूप से देखें तो देश की आज़ादी के बाद से हमेशा सेना की जो परेड होती थी वो राजधानी दिल्ली में आयोजित होती थी, लेकिन 2023 से इस परंपरा में बदलाव आया और 2023 में इसे बेंगलुरु में आयोजित किया गया इस परेड का, और फिर 24 में इसको लखनऊ में आयोजित किया गया। और इस साल की अगर हम थीम के बारे में बात करें, सेना दिवस की जो थीम है वो थीम है समर्थ भारत सक्षम सेना। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम है, इसको आप ध्यान रखिए कि थीम अगर छोटी होती है तो उसके पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है क्योंकि महत्वपूर्ण अभियान से रिलेटेड है। तो प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए किस अभियान को शुरू किया गया है? यानी कि महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है, आप सभी लोग जानते हैं 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हुई थी और ये 26 जनवरी के आसपास तक ये चलेगा। तो प्लास्टिक जो मुक्त महाकुंभ है इसके लिए जो एक अभियान है उसको शुरू किया गया है। किस अभियान को शुरू किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 1 प्लेट 1 बैग इस अभियान को शुरू किया गया है। खास तौर पर जो महाकुंभ है इसको पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त करने के लिए, या फिर कह सकते हैं प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए ये जो महाकुंभ में ये जो अभियान है ये चलाया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे अगर हम डिटेल में बात करें इसके बारे में, तो महाकुंभ 2025 को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से 1 प्लेट 1 बैग अभियान की शुरुआत की गई है। और इस पहल का जो उद्देश्य है तो इस पहल का उद्देश्य विश्व के सबसे बड़े जो धार्मिक आयोजन है महाकुंभ, इसको प्लास्टिक मुक्त बनाना है, साथ ही साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। अभियान के तहत होगा क्या? अभियान के तहत कपड़े के बैग और स्टील की प्लेटें व गिलास वितरित किए जा रहे हैं, यानी ताकि जो प्लास्टिक के बैग है, प्लास्टिक के जो कह सकते हैं प्लेटें हैं और गिलास है, इनका यूज कम से कम किया जाए। इसके लिए इसके तहत क्या किया जा रहा है? कपड़े के बैग और स्टील की प्लेटें व गिलास वितरित की जा रही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नवाफ सलाम को नियुक्त किया गया है? यानी कि जो नवाफ सलाम है इनको किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी लेबनान के जो नए प्रधानमंत्री हैं वो नवाफ सलाम को नियुक्त किया गया है। इससे पहले अभी हाल ही फिलहाल में लेबनान के राष्ट्रपति को भी नियुक्त किया गया था और फिर राष्ट्रपति के बाद अब वहाँ पर प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति की गई है। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो प्रमुख लेबनान राजनयिक और न्यायाधीश नवाफ सलाम को लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया, यानी कि राजनयिक हैं और साथ ही साथ वहाँ के न्यायाधीश भी रह चुके हैं नवाफ सलाम, और अब ये लेबनान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। बात करें अगर नवाफ सलाम को, तो ये वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रमुख के रूप में ये कार्यरत है।
यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जिसका जो हेडक्वार्टर्स है वो द हेग में है। आपने पढ़ा भी होगा इसको, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसकी जो बिल्डिंग है या हेडक्वार्टर है वो द हेग में है, उसके ये प्रमुख के रूप में वर्तमान में कार्यरत हैं। और अब जाकर के ये लेबनान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिए गए हैं। जो नवाब सलाम को 128 सदस्यीय संसद में 84 विधायकों का समर्थन मिला और इन 84 विधायकों के समर्थन के साथ ही ये प्रधानमंत्री पद का जो चुनाव था वो जीत गए। पूर्व जो प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था नजीब मिकाती, ये पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं और इनको केवल 9 वोट ही मिले, इस कारण से ये हार गए। बात करें हाल ही में भी राष्ट्रपति का भी चुनाव हुआ था, जिसमें से ऑन जो है इनको वहाँ के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया था। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में थाईलैंड ने किस वर्ष तक प्लास्टिक कचरे के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? यानी कि प्लास्टिक अधिक होने के कारण थाईलैंड ने क्या किया है, एक नया नियम लगाया है जिसके अंतर्गत वर्ष 2025 तक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, वर्ष 2025 तक प्लास्टिक कचरे के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। यानी होता क्या था, थाईलैंड में जो भी सैलानी आते थे या जो भी टूरिस्ट आते थे वो प्लास्टिक कचरे का काफ़ी ज़्यादा यूज करते थे, फिर वहीं पर ही फेंक देते थे, जिससे वहाँ पर प्लास्टिक कचरे की अत्यधिक ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को आ रही थी। और इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ही थाईलैंड ने क्या किया है, 2025 तक प्लास्टिक कचरे के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। बात करें 1 जनवरी 2025 से प्रभावी इस निर्णय का जो उद्देश्य है वह देश में वर्षों से जो व्याप्त विषाक्त प्रदूषण है उसको दूर करना है। जो भी प्रदूषण काफ़ी लंबे समय से फैल रहा है थाईलैंड में, इस प्रदूषण से निजात पाने के लिए, इस प्रदूषण से को दूर करने के लिए जो महत्वपूर्ण कदम है ये उठाया गया है। बात करें अगर थाईलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान सहित कई सारे जो विकसित देश हैं इनमें प्लास्टिक कचरे के लिए एक प्रमुख गंतव्य रहा है। यानी कि प्लास्टिक जो है वो कचरे के लिए एक प्रमुख गंतव्य रहा है। खासकर जो कचरा फैलता है, प्लास्टिक कचरा, ये काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता है वातावरण के साथ साथ जो भी ह्यूमन होते हैं, जो मानव होते हैं, उनके भी स्वास्थ्य पर काफ़ी ये निगेटिव प्रभाव डालता है, काफ़ी बुरा प्रभाव डालता है। इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस कचरे की जो भी कह सकते हैं हानियाँ हैं कचरे से, उसको मद्देनज़र रखते हुए थाईलैंड ने ये एक महत्वपूर्ण कदम उठाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य में परशुराम कुंभ मेला 2025 का आयोजन किया जा रहा है? यानी कि जो परशुराम कुंभ मेला है इसे पूर्वोत्तर देश का कुंभ मेला के नाम से जाना जाता है और ये फिलहाल अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसे हम अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। इसे हम परशुराम कुंड मेले के नाम से भी जानते हैं और इसको हम पूर्वोत्तर का कुंभ भी कहा जाता है। और ये कब से स्टार्ट हुआ, तो ये 15 जनवरी 2025 को परशुराम कुंड मेले का आधिकारिक तरीके से उद्घाटन किया गया है। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं अरुणाचल प्रदेश के, उन्होंने इस मेले का उद्घाटन किया। बात करें अगर हम परशुराम कुंड मेले की, तो 15 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति के जस्ट एक दिन बाद इसका जो उद्घाटन है या कह सकते हैं इसकी शुरुआत की गई है। इसे अक्सर हम पूर्वोत्तर के कुंभ के रूप में जानते हैं, जो एक आध्यात्मिक एकता को बढ़ावा देता है और साथ ही साथ सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देता है। और जो क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश का, जिस क्षेत्र में भी ये आयोजन किया जाता है, वहाँ के पर्यटन को भी ये बढ़ावा देता है। तो इस प्रकार से कई नज़रों में ये महत्वपूर्ण है। धार्मिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही है, सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ पर्यटन को बढ़ावा इसके द्वारा मिलता है। इस कारण से पर्यटन की दृष्टि से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किसके द्वारा नाग मार्क 2 नाम की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल विकसित की गई है? यानी कि इसका निर्माण किसने किया हुआ है? तो जो नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, इसका निर्माण DRDO के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसके बारे में अगर हम बात करें तो हाल ही में DRDO द्वारा नाग मार्क 2 एंटी गाइडेड जो मिसाइल है इसको विकसित किया गया है। ये भारत ने इसे राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में इसका उद्घाटन किया हुआ है, कह सकते हैं इसका परीक्षण किया हुआ है।
ये तीसरी पीढ़ी के ATGM, जिसको एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के नाम से जाना जाता है, इसका जो परीक्षण है राजस्थान के पोखरण में फायरिंग रेंज में वरिष्ठ सेना अधिकारियों की उपस्थिति में हुआ। वहाँ पर DRDO के जो अध्यक्ष हैं समीर वी कामत, वो भी उपस्थित रहे। तो इम्पॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिए, समीर वी कामत जो हैं, समीर वी कामत, ये DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो उसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।